आज मैं फिर से आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए आया हूँ। भूगोल में हमारा 7वां अध्याय चल रहा है, जिसका शीर्षक है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। आज 7वें अध्याय का मैं आप सभी को प्रश्न उत्तर कराऊंगा। सबसे पहले लघु प्रश्न उत्तर, फिर दीर्घ प्रश्न उत्तर और सबसे अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगा। यदि आप प्रश्न उत्तर को अपने कॉपी में लिखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। लिंक को क्लिक करके अपने कॉपी में इसे आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लघु प्रश्न उत्तर को समझेंगे, फिर दीर्घ और फिर अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो लघु का जो आपका सबसे पहला प्रश्न निकल करके आ रहा है वह प्रश्न है तृतीयक क्रियाकलाप। जाहिर सी बात है 7वां अध्याय में हमें तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप को पढ़ना है, इसलिए तो सबसे पहला 2 प्रश्न तो आपका यही बन गया कि तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। लेक्चर की क्लास में मैंने आप सभी को तृतीयक क्रियाकलाप को मैंने बताया था कि तृतीयक क्रियाकलाप एक ऐसी सेवा है जिसमें हमें वस्तु देखने को नहीं मिलता है, अर्थात तृतीयक क्रियाकलाप में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, तृतीयक क्रियाकलाप अमूर्त सेवाओं से संबंधित होता है। अमूर्त सेवा अर्थात एक ऐसी सेवा जिससे हम संतुष्ट तो होते हैं लेकिन उन सेवा को हम देख नहीं पाते हैं। जैसे डॉक्टर का इलाज करना, यानी डॉक्टर का मरीजों का इलाज करना, शिक्षक का पढ़ाना, तो डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मिस्त्री, प्लम्बर, ये सभी के सभी तृतीयक क्रियाकलाप में ही तो आते हैं। ठीक है, इनके सेवा से तो हम तो संतुष्ट हो जाते हैं लेकिन इनके सेवा को हम देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर भी हमें कुछ इस प्रकार से लिख ही देना है। लोगों को दी जाने वाली सेवाएं जो विनिर्माण से भिन्न अमूर्त सेवाओं से संबंधित है। अमूर्त सेवा यानी कि एक ऐसा सेवा जिसे हम देख नहीं सकते हैं बल्कि महसूस कर सकते हैं, जैसे पढ़ाना। ठीक है, इसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तृतीयक क्रियाकलाप कहलाती है। क्या कहलाती है? तृतीयक क्रियाकलाप कहलाती है, अर्थात लोगों को दी जाने वाली सेवाएं जो विनिर्माण से भिन्न अमूर्त सेवाओं से संबंधित है, तृतीयक क्रियाकलाप कहलाती है। इनमें डॉक्टर, वकील, शिक्षक आदि की सेवाएं सम्मिलित होती है। तृतीयक क्रियाकलापों में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, अर्थात जो वस्तु है उनका निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो पहला लघु प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब हम आते हैं दूसरे लघु प्रश्न पे। आपका दूसरा लघु प्रश्न है चतुर्थक क्रियाकलाप क्या है। मैंने आपको बताया था कि चतुर्थक क्रियाकलाप भी सेवा के ही क्षेत्र में आते हैं, लेकिन ये जो सेवा जो क्षेत्र होते हैं इनमें हमें क्या देखना पड़ता है? इनमें हमें खास करके सोच, विचार, शोध, बौद्धिक क्षमता, इनको देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कुछ हम इस प्रकार से लिखेंगे। वे बौद्धिक व्यवसाय जिनका दायित्व सोच विचार से है और शोध तथा विकास के लिए नए विचार देना है, चतुर्थक क्रियाकलाप कहलाते हैं। इनमें शिक्षा, सूचना, अनुसंधान, शोध और विकास जैसी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। ठीक है, अर्थात प्यारे बच्चों, एक ऐसा सूचना जो नवीनतम हो। कैसा हो? तो प्यारे बच्चों नवीनता मतलब नया। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो क्रियाकलाप है वह चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। जैसे शोध करना, किसी भी चीज का आविष्कार करना, वह चतुर्थक क्रियाकलाप के ही अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पंचम क्रियाकलाप क्या है। मैंने आपको बताया था कि 5 क्रियाकलाप को आपको पढ़ना है। आपके एग्जाम में भी कभी कभी पंचम क्रियाकलाप आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो पंचम क्रियाकलाप है। प्यारे बच्चों देखिए, आधुनिक समय में क्या है कि आधुनिक समय में नवीन विचारों की रचना, जो कि नया नया विचार है उनका रचना,
उनके पुनर्गठन और व्याख्या करना, व्याख्या की आंकड़ा देना, प्रयोग तथा नवीन प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन से जुड़ी सेवाएं पंचम क्रियाकलाप कहलाती है। नवीन मतलब कि नया नया प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, जो कि नया नया टेक्नोलॉजी है उनका आंकड़ा भी देना पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। आधुनिक नवीन विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नवीन प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन से जुड़ी सेवाएं पंचम क्रियाकलाप कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लघु प्रश्न है, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट करें। तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, वे सभी व्यापारी क्रियाकलाप, ठीक है, वे सभी व्यापारी क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं की वस्तुओं के सीधे विक्रय से संबंधित होता है, अर्थात एक ऐसा बेचने वाला जो उपभोक्ताओं तो सीधे जुड़ा होता है। ठीक है, फुटकर व्यापार सेवा कहलाता है। जैसे आपसे सीधा सीधा कौन जुड़ा होता है, जो आपके घर पर बेचने के लिए आता है, यानी फेरी वाला घर घर जाकर के जो सामान बेचता है। ठीक है, तो ये सभी इनके अंतर्गत ना आएंगे। यह सेवा प्रमुख रूप से विक्रय के लिए निर्धारित प्रतिष्ठानों व भंडारों में संपन्न होती है। प्रतिष्ठानों जैसे कोई मिठाई का दुकान हो गया, ठीक है, कोई भी मतलब कि कोई दुकान हो गया, कोई भंडारगाह हो गया, जहां डायरेक्टली क्या किया जाता है कि आपको उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। ठीक है, जैसे फेरी, घर से घर बेचना, स्वचालित मशीन, जैसे आपने देखा होगा बाजार में एक मशीन लगा होगा, बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, जहां बच्चे 5 रुपये देता है और वो वस्तु निकल जाता है। ठीक है, 10 रुपये देता है, जिस पर क्लिक करता है वो आपको निकल जाता है। ठीक है, तो स्वचालित मशीन हो गया। इंटरनेट, जैसे अमेजोन से हम कोई भी चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है, इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लघु प्रश्न है, थोक व्यापार को स्पष्ट करें। तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, सौदागरों तथा पूर्तिगरों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जाने वाले व्यापार को थोक व्यापार कहा जाता है। सिंपल सी बात है, सौदागर यानी ऐसा सौदागर जो कि फैक्ट्री से सीधे माल खरीदता हो और वो क्या करता है, वो छोटे छोटे व्यापारी को बेच देता है, यानी छोटे छोटे व्यापार, फिर छोटे छोटे व्यापारी के माध्यम से ही हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कोई मान के चलिए ए कंपनी, ए फैक्ट्री, अब ए फैक्ट्री ये सौदागर को अपना सामान को बेचेगा, फिर सौदागर जो है वो छोटे छोटे व्यापारी को बेचता है, फिर छोटे छोटे व्यापारी मार्केट में अपना दुकान लगा करके या घर घर जा करके वो क्या करता है, सामानों को बेचता है। ठीक है, तो सौदागर तथा पूर्तिगरों द्वारा बड़े पैमानों पर किए जाने वाले व्यापार को ही थोक व्यापार कहा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सेवाओं की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सेवाएं वह है जो पदार्थों के उत्पन्न से भिन्न है। ठीक है, यानी पदार्थों के उत्पन्न से क्या होता है, भिन्न होता है, और जो प्रत्यक्ष रूप से भौतिक पदार्थों का निर्माण नहीं करते हैं वही सेवाएं कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे जो सेवा होता है वो पदार्थ जैसा उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कोई पेन तो उत्पन्न हो जाता है, पेन को हम देख पाते हैं, इसका फिजिकल रूप होता है, इसे हम छू सकते हैं पेन को, लेकिन जो सेवा होता है उसका कोई भौतिक रूप ही नहीं होता, अर्थात हम सेवा को छू नहीं सकते हैं। जैसे पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या आप इस पढ़ाई को छू सकते हैं? अब बस महसूस कर सकते हैं, आप मेरी पढ़ाई से संतुष्ट या असंतुष्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पढ़ाई को आप छू नहीं सकते हैं, मेरे पढ़ाई को आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, स्वर्ण कॉलर व्यवसाय क्या है? ठीक है, तो देखिएगा, जो स्वर्ण कॉलर व्यवसाय खास तौर पे देखिएगा, जो आपका पंचम क्रियाकलाप है, जो पंचम क्रियाकलाप को प्रतिनिधित्व करते हैं वही व्यक्ति स्वर्ण कॉलर व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें मासिक वेतन आपको दिया जाता है। ठीक है, घर से बाहर रह करके यह काम करते हैं, इसलिए यह स्वर्ण कॉलर व्यवसाय कहलाते हैं। तो विशिष्ट कुशलता तथा उच्च वेतन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यवसाय को स्वर्ण कॉलर व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, चतुर्थक
सेवाओं के नाम बताइए। कोई 4 चतुर्थक सेवा का नाम लिख देना, आपके एग्जाम में हालांकि 2 आएगा। तो उत्तर इस प्रकार से लिखना है। चतुर्थक सेवाओं के नाम इस प्रकार से हैं, पहला डॉक्टर, वकील, शिक्षक, नेता, लेखक इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ास्तोतन किसे कहते हैं? बड़ास्तोतन कहिए या ठेका देना कहिए, बात बराबर है, यानी ठेका पर दे देना। ठीक है। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, आप भी देखिएगा, आप ठेका पर क्यों देते? ताकि आपका जो काम है काफ़ी अच्छे से हो जाए, कम रुपए में हो जाए। ठीक है। तो जब कोई बाहरी व्यक्ति को ठेका पर, किसी काम को ठेका पर दे दिया जाता है, क्यों ठेका पर जाता है? ताकि वो काम काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके, सस्ता में हो सके, तो इसे ही हम बड़ास्तोतन कहते हैं। ठीक है। तो इसको उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखना है, कार्यों की दक्षता सुधारने तथा लागतों को घटाने के उद्देश्य किसी बाहरी अभिकरण को कार्य सौंपना या उसे ठेके पर देना। ठीक है। ठेके पर देना बड़ास्तोतन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका लघु प्रश्न है, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। अर्थात डायरेक्टली इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जब चिकित्सन को जोड़ दिया जाता है तो इसे ही चिकित्सा पर्यटन आपको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए 4 देशों के नाम बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरने वाले देश निम्नलिखित हैं। पहला भारत, दूसरा थाईलैंड, तीसरा सिंगापुर, चौथा मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। कोई 4 नाम आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन को ही हम लोग डिजिटल विभाजक भी कहते हैं। तो अंकीय विभाजन क्या होता है? यदि आपके एग्जाम में पूछेगा डिजिटल विभाजक क्या होता है, तो प्यारे बच्चों देखिए, जो हमारा दुनिया है यानी देश है, ठीक है, इस पृथ्वी पर देखिएगा बहुत सा देश है, कोई देश गरीब है, कोई अमीर है, यानी असमानता पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? एकदम पाया जाता है। तो 2 अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे क्षेत्र लीजिए, समुदाय लीजिए, धर्म लीजिए, जाति लीजिए, के बीच सूचना एवं संचार, ठीक है, जो सूचना एवं संचार की व्यवस्था के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? अंकीय विभाजन कहते हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर कुछ हम इस प्रकार से लिखेंगे, सूचना और संचार तकनीकी, सूचना और संचार तकनीक जो विकास पर आधारित है, विश्व में असमान रूप से विभाजित है। यानी कि विश्व में असमान है। जैसे देखिए, जितना तकनीक अमेरिका में विकसित है, क्या भारत में है? नहीं ना है। तो दोनों में क्या है? अंतर आपको पड़ जाएगा। तो विश्व में असमान रूप से विभाजित है। राष्ट्रों में राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विभिन्नताएं हैं। अपने नागरिकों को सूचना संचार तकनीक किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं, यानी कि वह देश, ठीक है, विकसित देश इस कार्य में तो आगे हैं, यानी किस प्रकार प्रदान करें, इसमें तो विकसित देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, इटली ये तो आगे हैं, जबकि विकासशील देश अभी भी पीछे है, जैसे कि भारत अभी भी क्या है? तो पीछे है। यदि इसे आसान शब्दों में लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में 2 अलग अलग क्षेत्र, समुदाय, जाति के लोगों के बीच सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की व्यवस्था के अंतर को ही अंकीय विभाजन कहते हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब हो जाता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना का मतलब इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दीर्घ प्रश्न उत्तर है, जो कि आपका भूगोल में तो काफी छोटा छोटा प्रश्न ही आपको निकला, ठीक है, नंबरिंग हट गया है, लगभग आपको 10-12 लघु प्रश्न आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली हम दीर्घ प्रश्न पढ़ाते हैं। दीर्घ प्रश्न में आपका है, सेवा सेक्टर अर्थात तृतीयक व्यवसाय क्या है? मैंने ऊपर ही सबसे पहले बताया था कि तृतीयक व्यवसाय क्या है, इसी को दीर्घ में आपको लिख देना है, ठीक है। तो ज़्यादा समझा तो डायरेक्टली हम आगे आपको बढ़ जाते हैं। तो उत्तर हम आपको लिख देते हैं, तृतीयक व्यवसाय वह क्रियाकलाप है जो किसी मूर्त वस्तु का उत्पादन न करके केवल सेवा प्रदान करता है। इसमें मिस्त्री, प्लम्बर, रसोइया, वकील, शिक्षक आदि के व्यवसाय सम्मिलित है। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ गए। व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं कुछ अन्य तृतीयक क्रियाकलाप है। वास्तव में तृतीयक व्यवसाय सेवाएं हैं जिनके प्रमुख वर्ग निम्नलिखित है। सबसे पहला वर्ग आ गया वाणिज्य।
वाणिज्यिक सेवाएं, जैसे वाणिज्यिक के अंतर्गत विज्ञापन, कानूनी सेवाएं, जनसंपर्क, परामर्श, ये भी तृतीय के अंतर्गत आ गया। वित्त हो गया, बीमा, भूमि, भवन जैसी अचल संपत्ति का क्रय विक्रय, खरीदना बेचना, ये भी तृतीय के अंतर्गत। उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ने वाली थोक और फुटकर व्यापार, रख रखाव, सौंदर्य प्रसाधक तथा मरम्मत के कार्य जैसी सेवा, ये भी तृतीय के अंतर्गत आएगा। परिवहन और संचार, जैसे रेल, सड़क, जहाज, वायुयान, डाक तार, ये भी तृतीय के अंतर्गत। मनोरंजन के साधन, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म और साहित्य, ये भी तृतीय। विभिन्न स्तरीय प्रशासन अधिकारी, जैसे पुलिस, सेना तथा अन्य सेवा, ये भी तृतीय। लाभ रहित सामाजिक कार्यकलाप, जैसे शिशु चिकित्सा, पर्यावरण, ग्रामीण विकास आदि से जुड़े संगठन, ये भी तृतीय के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो दीर्घ आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों, वह प्रश्न है चतुर्थक क्रियाकलाप का विवरण दे। चतुर्थक क्रियाकलाप से आधुनिक संसार में मिलने वाले 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले चतुर्थक क्रियाकलाप, इसको तो आप बोल ही दीजिएगा, तथा ये भी आपको बताना है कि चतुर्थक क्रियाकलाप से आधुनिक संसार में यानी आधुनिक दुनिया में मिलने वाले 3 लाभ क्या क्या है। ठीक है। तो इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। वे बौद्धिक व्यवसाय जिनका दायित्व सोच विचार है और शोध तथा विकास के लिए विचार देना है, चतुर्थक क्रियाकलाप है। इनमें शिक्षा, सूचना, शोध, अनुसंधान और विकास जैसी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। इनके निम्न लाभ है। सबसे पहला लाभ है ये अनुसंधान और विकास में योगदान देते हैं, ये ज्ञान पर आधारित है। इनसे औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जो कि औद्योगिक क्षेत्र है वो इन्हीं से क्या हुई है, तो वृद्धि हुई है। ठीक है। तीसरा जो दीर्घ प्रश्न आपको निकल करके आ रहा है वह यह है, सूचना प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। सूचना मतलब होता है इंफॉर्मेशन, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, यह किस प्रकार चतुर्थक क्रियाकलापों में विकास में सहायक हुई है। तो प्यारे बच्चों देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही वजह से आज आप हमारी क्लास कर पा रहे हैं, आज वीडियो देख पा रहे हैं। ठीक है। किसके कारण? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही कारण। ठीक है। आज इसी के कारण देखिएगा तो लोग घर बैठे काम करते हैं, घर बैठे पढ़ाई भी कर लेते हैं, घर बैठे अनेक प्रकार के क्रियाकलाप कर लेते हैं। इसी को आपको लिख देना है। तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, सूचना प्रौद्योगिकी वास्तव में कंप्यूटर और दूरसंचार का सहयोग है। सूचना प्रौद्योगिकी सभी प्रकार के आंकड़ों को संचित करती है। विगत कुछ वर्षों में इस प्रौद्योगिकी के रूप में ऐसा परिवर्तन हुआ है कि यह ज्ञान का कुशलतापूर्वक संचय करती है। आधुनिक युग में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। सबसे पहला प्रभाव है, घर में बैठा व्यक्ति बाहरी दुनिया से सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। अर्थात आप घर में बैठे यह जान पाइएगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बना है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बना है। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएं मिल सकती है, यानी कि घर बैठे ही आपको मिल जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में घर बैठकर के भी दफ्तर का काम आप कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉल के द्वारा व्यक्तिगत संपर्क संभव हो गया है। ठीक है। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों दीर्घ प्रश्न उत्तर आपका समाप्त हो चुका है। इस अध्याय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत कम ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना है। जो भी बना है वो हम आपको यहाँ पर लिखा देते हैं। कौन सा तृतीय क्रियाकलाप? उत्तर हो जाएगा व्यापार। कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? उत्तर हो जाएगा सेवा। वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते पंचम क्रियाकलाप। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? उत्तर हो गया शिक्षण यानी पढ़ाना। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप कौन सा यानी उभरता हुआ कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा पर्यटन। स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय कौन से है? उत्तर क्या हो जाएगा? पंचम क्रियाकलाप। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? उत्तर हो जाएगा यूरोप। तो 7वां अध्याय आपका समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम 8वां अध्याय प्रारंभ कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप इसे अपने कॉपी में लिखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।